वेलकम स्टूडेंट्स। आपको कल बताया था मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है। हालांकि इस चैप्टर में सब आपका काफी कुछ कम हो चुका है। जैसे इसमें K2CR27 KMnO4 उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी शायद, और मैं देख लूंगा अगर उसमें कोई डिफरेंस हुआ तो वो शायद निकाल दिया मैंने। इस साल वो आपके सिलेबस में नहीं होगा। जो 30% आपका सिलेबस घटा है वो उसके अनुसार उसमें है नहीं। लेकिन इसमें और कई सारी चीजें जो आपके सिलेबस में है। अब जैसे इसमें इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैंने कल बताए थे आपको। वो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि आपने देखा होगा जो आयरन है हमारा वो बनाता है FeCl2 और FeCl, एक +2 एक +3। ठीक है। इसी तरह से अगर आप क्रोमियम देखेंगे तो क्रोमियम आपका +1 +2 +3। मैंगनीज देखेंगे तो वो क्या करता है, +7 तक ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। जब भी कोई एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, दैट इज नोन एज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं सोडियम के बारे में, तो आपने कल सोडियम क्लोराइड देखा होगा, या मैग्नीशियम के बारे में तो मैग्नीशियम क्लोराइड देखा होगा। MgCl नहीं सुना होगा आपने। यहाँ पर क्या +2 और यहाँ पर क्या +1। ना ही आपने NaCl2 सुना होगा। अगर ऐसा होता तो यहाँ +2 हो जाता। तो जब भी कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट को शो करता है, दैट इज नोन एज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम उसको उसकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट बोलते हैं। वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो आपको वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, ऐसा क्यों? समझिए। मैं क्रोमियम को लिखता हूं Cr24। ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और आपका 3d5। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? पहले लिख सकता हूं Cr24+1। इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां से निकाल देंगे, एन की वैल्यू ज्यादा होती है, बताया था मैंने आपको क्वाड्रेटिक के रस्से में भी। तो क्या हुआ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? वो 3d से जाएगा। पहले 4 से, उसके बाद 3d से, 3d4। तीसरा भी निकाल सकते हैं। अब इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। आप कहेंगे इससे ज्यादा क्यों नहीं निकाल सकते? या हमें उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से क्या है, +3 ऑक्सीजन स्टेट तक दिखा सकता हूं। उससे ज्यादा दिखाने के लिए क्यों, क्या प्रॉब्लम है हमें भाई? प्रॉब्लम बेटा ये है कि जैसे आपने पढ़ा होगा Eg और ये क्या T2G, ये T2G। अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो Eg में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। तो अभी क्या हुआ? हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्योंकि टी जब बताया था आपको, डी ट्रांजिशन के अंदर ये दो सेट में टूट जाता है। एक Eg 2 का सेट होगा, 5 ऑर्बिटल टूट जाएंगे, एक T2G होगा, Eg होगा। जब T2G में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन भर गए तो अभी क्या हुआ? हाफ फिल्ड हो गया। और जब भी कोई कॉन्फ़िगर हाफ फिल्ड हो जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे, हम बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए क्या होगा, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? +3 तक हो जाएगी। ठीक है। तो ये बात होती है हमारी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट की। ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट क्यों दिखाते हैं? तो अब बात आती है, क्वेश्चन से आता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? तो हम लिखेंगे, सिंस इन ट्रांजिशन एलिमेंट द एनर्जी ऑफ n-1d, n-1d का मतलब क्या? 3d,
एंड एनर्जी ऑफ ns ऑर्बिटल आर नियरली सेम। जो n-1d ऑर्बिटल होता है और ns ऑर्बिटल होता है, उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। ड्यू टू विच नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन ऑफ ns बट n-1d also take part in bond formation, therefore they show variable oxidation state। क्या मतलब है? जो हमारा 4s और 3d है, इनकी एनर्जी में क्या है? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप कहेंगे डिफरेंस का मतलब क्या है? इनकी एनर्जी लगभग लगभग क्या होती है? लगभग लगभग पास में ही होती है। ठीक है, मतलब लगभग लगभग सेम सी होती है, ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है। ज्यादा एनर्जी डिफरेंस ना होने के कारण ना केवल 4s के इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं, बल्कि क्या होता है, बल्कि 3d के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। समझा है? तो जब भी आपसे कोई पूछे कि बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो आप बता देंगे इन ट्रांजिशन एलिमेंट द एनर्जी ऑफ ns ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, लिख देंगे एनर्जी ऑफ ns इलेक्ट्रॉन एज वेल एज n-1d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर नियरली सेम, लगभग सेम होती है। सो दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए क्या दिखाते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बताइए जो ट्रांस एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली पैरामैग्नेटिक नेचर में होते हैं। तो कल मैंने फॉर्मूला लिखा था कि अगर हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रोमियम ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा या मैंगनीज ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि बताइएगा विच इज मोर पैरामैग्नेटिक, क्रोमियम और मैंगनीज। अगर मैंगनीज का फॉर्मूला लिखता हूं तो मैंगनीज में क्या होगा? ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब मैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बताता हूँ। ये हो जाएगा 4s2 और 3d5। ठीक है, अगर मैं यहाँ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को लिखता हूँ बॉक्स के फॉर्म में, तो एक इलेक्ट्रॉन तो किसमें होगा? 4s में। और डी में कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 3d5 हो गए। इस तरह से क्या होगा? 4s1 3d5। जब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 6, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 5। हो गई? यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई? 5 होगी। मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताया था, म्यू इज इक्वल टू रूट n+2 bm, इसकी यूनिट होती है बॉर्न मैग्नेटिज्म। यहाँ n की वैल्यू रख दो तो n की वैल्यू क्या आएगी? क्रोमियम में ज़्यादा आएगी और मैंगनीज में कम आएगी। तो जिसमें म्यू की वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक, जिसमें कम आए वो कम पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह हम पैरामैग्नेटिक वेव निकाल लेते हैं। तो ये तो बात थी हमारी वेरिएबल ऑफ स्टेट शो करने की। अब अगला क्वेश्चन आता है कि बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट, अगला क्वेश्चन आता है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट। आपने देखा होगा ट्रांजिशन एक्ट एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट वाला काम क्यों करता है? ये क्वेश्चन है आपको। अब देखिए यार ट्रांजिशन एलिमेंट में कैटलिस्ट काम करना क्यों है? इसके पहला कारण तो होता है नंबर 1, हाई न्यूक्लियर चार्ज। हाई न्यूक्लियर चार्ज है। दूसरा क्या होगा? आपका इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ठीक है, और तीसरा कारण क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इन तीन कारण होने के कारण ये क्या करते हैं? आपको कैटलिस्ट से बिहेव करेंगे। देखिएगा
हम जानते हैं ट्रांस एलिमेंट में जो ट्रांस एलिमेंट होते हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बहुत ज़्यादा है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है और वेरी लो ऑक्सीजन स्टेट है। आपने जब भी पढ़ा होगा कैटलिस्ट के बारे में, क्या पढ़ा है कि दो सब्सटेंस विच increase the rate of reaction without being consumed itself during the reaction, that is known as catalyst। यानी वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के अंदर उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, और वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो वो कैटलिस्ट के तीन कारण हो जाते हैं, क्योंकि जो ट्रांस एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, दूसरी बात उनका इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, तीसरा उनका हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। इन तीन कारण होने के कारण वो हमेशा कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखते हैं, सपोज कीजिए आपने क्या लिया, आपने लिया N2G प्लस 3S2G। तो यहाँ आप देखते हैं ट्रांस एलिमेंट है, आयरन है और मोलिब्डेनम है, क्या बना देंगे 2NH3। किस तरह काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप क्या लेते हैं, मान लीजिए आपने CS2 डबल बॉन्ड CS2 लिया, हाइड्रोजन सेक्शन करा दी, यहाँ पर आपने निकिल ले लिया, निकिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन सेक्शन करिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो जो भी ट्रांस एलिमेंट है उनके ऑक्सीजन स्टेट में क्या होता है, चेंज होता रहता है, लेकिन लास्ट में क्या होते हैं, वो अपने आप कंज्यूम नहीं होते और इस तरीके से वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट का काम करते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो क्या हुआ हमारा, ट्रांस एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तरफ क्यों काम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज सॉरी, the transition element form alloy, ट्रांजिशन एलिमेंट एलॉय बनाते हैं। क्यों बनाएंगे एलॉय, क्या वजह है, आपने सुना, एलॉय तो आपने सुना होगा। जैसे आपका क्या होता है, आपका ब्रास, ठीक है, जिंक प्लस कॉपर, उसके बाद आपका क्या है, गोल्ड लेते हैं, गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में AU प्लस CU। इस तरह से क्या होते हैं हमारे, ये हमारे एलॉयज कहलाते हैं। अब बात आती है एलॉयज क्यों बनाते हैं। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट की जो क्लोज पैकिंग होती है उसको मैं समझ, ये क्रिस्टल लैटिस, जैसा आपको सॉलिड स्टेट बताया था, मान लीजिए गोल्ड के क्रिस्टल हैं AU लैटिस, इसके लैटिस है। अब क्या होगा, जब हम इसके अंदर कॉपर डालते हैं, हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, कॉपर डालेंगे, तो कॉपर क्या करेंगे, कुछ एटम को रिप्लेस कर देंगे उसके, किसके, गोल्ड के, और उनकी जगह खुद आ जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं जो मैंने डार्क किए हैं, डार्क, ये किसके हमारे, ये हमारे गोल्ड कॉपर के एटम है, और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है AU प्लस CU, और क्या बन जाता है हमारा, एलॉयज बन जाते हैं। अब आप समझिए इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा हुआ। देखिए since the size of transition element are approximate same, लगभग लगभग उनके एटम का साइज क्या होता है, सेम होता है। therefore atoms of one element replace the atom of another element from their crystal lattice, यानी एक मेटल के एटम दूसरे मेटल के एटम को उनकी क्रिस्टल लैटिस से क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद वहां आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ही हमारा एलॉय फॉर्मेशन होता है। इसलिए वहां पर क्या बन जाता है, हमारा एलॉय बन जाता है। AU हो, CU हो, जिंक हो, कॉपर हो, इस तरह हम क्या करते हैं, इनको एलॉय बनाते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका, आप लिखेंगे since transition element have approximate same size, therefore atom of one element replace the atom of another element from the crystal lattice, so alloy are formed। ये क्या बना देते हैं, एलॉय बना देते हैं, ठीक है, इनका एलॉय बनाने का काम होता है, एलॉय बन जाएगा।
उसके बाद बात आती है आपकी कि बताइए ट्रांस एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं। अब ट्रांस एलिमेंट क्या बना रहे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्यों, क्या वजह। आपने इंटरस्टिशियल जैसे आपने पढ़ा था, ये जो जगह होती है हमारे क्लोज पैकिंग में क्या होती है, इसकी इंटरस्टिशियल साइट्स कहलाती है। ये तो अलग हुआ, अब इसको समझिएगा। जब एटम सब सेम साइज के हो, मेरे हाथ की वजह से हो जाता है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये सब एटम एक जैसे हैं। अब आपको इनमें दिखाई दे रहा है वो जगह है, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। मैंने बताया था सॉलिड स्टेट में द वैकेंट स्पेस अमंग द स्फीयर इन क्लोज पैकिंग इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट और इंटरस्टिशियल वॉइड। उसको हम इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं। तो जब भी हम क्लोज पैकिंग करते हैं तो क्लोज पैकिंग में क्या होता है, कुछ चाहे कितनी भी अच्छी तरह, चाहे हम एफसीसी स्ट्रक्चर बना ले, एफसीसी में क्या होगा, मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस कितना, 74% उसकी आपका वो आ जाती है पैकिंग एफिशिएंसी। तो उसमें भी क्या, अगर हम बहुत क्लोज भी लगाएंगे तब भी क्या होगा, लगभग 26% जगह खाली बच जाती है। तो इनमें तो ये आपको जगह दिखाई दे रही है। जब हम एटम्स लेते हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, ठीक है, स्मॉल एटम्स हैं, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन एटम हुआ, तो क्या करते हैं, ये जो स्मॉल एटम है दे गेट ट्रैप, वो ट्रैप हो जाते हैं कहाँ पर, इंटरस्टेशियल साइट में, क्योंकि उनका साइज छोटा है और ये जगह भी क्या हमारी बहुत छोटी है। इस जगहों पर क्या होती है, जाकर के ट्रैप हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन या कार्बन या नाइट्रोजन के एटम्स हैं। जैसे आपने सुना होगा डब्ल्यू सी, आपने डब्ल्यू सी क्या होता है, मान लीजिए टंगस्टन है, डब्ल्यू का मतलब होता है टंगस्टन, एक एलिमेंट है जिसके फिर एलिमेंट बनाए जाते हैं, बल्ब हो गया, अब तो यूज नहीं कर सके। उसके बाद ये क्या है, ये कार्बन है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, डब्ल्यू सी। डब्ल्यू सी का मतलब हो गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो चूंकि अब फिर वो वाली बात कि बताइए ट्रांस एलिमेंट, ये तो मैंने समझाया कि वजह क्या हुई, तो ट्रांस एलिमेंट क्यों इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। तो आप लिखेंगे सिंस इन क्लोज पैकिंग सर्टेन वैकेंट स्पेस आर लेफ्ट, सर्टेन क्या होते हैं, वैकेंट स्पेस लेफ्ट हो जाते हैं, विच इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट। व्हेन ट्रांजिशन एलिमेंट आर मिक्स्ड विद small atom like carbon, nitrogen, oxygen or hydrogen, then these small atoms get trapped in the interstitial site of crystal lattice, so they form the interstitial compound। इसे क्या बनाएंगे, interstitial compounds को बनाते हैं। ध्यान रखना ये हमारे क्या है, एलॉय है, और ये क्या हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ये बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये क्वेश्चन अलग, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको बताना है। अब इसके बाद अगली बात आती है आपकी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन की, कि बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। आप कहें ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाया था आपको, क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, पढ़ा होगा आपने। जब हम K4FeCN6 पढ़ा ना, K4FeCN6, अब अगर मैं किसी से नाम पूछ लोगे बेटा इसका नाम बता दो तो नहीं बता पाओगे आप, भूल चुके होगे, मुझे पता है आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया होगा। ठीक है, जल्दी से आप तैयार रहिए, मैं आपका टेस्ट लेना होगा बहुत जल्दी, सब बच्चों का, और लगभग 4-5 चैप्टर का आपका टेस्ट लूंगा मैं। तो इस कंपाउंड को अगर हम जानेंगे तो क्या होगा, इसका नाम पोटेशियम हेक्सा साइनेटो और फीरेट सेकेंड, इसका नाम। ठीक है, और वैसे हम जानते हैं पोटेशियम फेरोसाइनेट बोल देते हैं।
तो इस तरीके से कंपाउंड बनाया है। तो यहाँ पर क्या है आपको दिखाई दे रहा है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन है। अगर मान लें इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये तो होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 4 माइनस कर दूँ तो इसकी स्ट्रक्चर आ गई। चलो फिर लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्यों हुआ, जब हम बताते हैं लिगेंड्स, ये लिगेंड्स का काम करते हैं सेंट्रल मेटल में, तो फिर वही वाली बात आएगी जो पीछे मैं आपको 2 कारण बता चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का कारण इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होंगे तो वो क्या करेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो ये आपके लिगेंड्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर एकोमोडेट कर लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाएंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। अब उन्होंने एकोमोडेट क्यों किया, चूंकि वहां पर क्या होता है, ट्रांस एलिमेंट में हाई न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे हम जाते हैं वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है, न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है इसमें, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट सेल में नहीं जा रहा, वो पेनिंटिमेट सेल में जा रहा है, डी सब सेल में। और डी सब सेल के इलेक्ट्रॉन पहली बात तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण आयरन क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और इस लिगेंड को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। 2 कारण आप लिखेंगे, वही जैसे मैंने पहले बताया था, कई क्वेश्चन के आंसर एक जैसे होते हैं, जैसे आपका हाई न्यूक्लियर चार्ज और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, अवेलेबिलिटी डी ऑर्बिटल की होगी, जिसके कारण क्या करेंगे, जिसके कारण आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बताए छोटे छोटे आपको, कई सारे कल भी बताए थे, आज बताएं, इन्हीं क्वेश्चन से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया, फिर एक बार दोबारा मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ कि बताइएगा जो ट्रांस एलिमेंट्स होते हैं वो कलर नेचर में क्यों होते हैं, उसके बाद वो उनकी डेंसिटी हाई क्यों होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेंट क्यों दिखाते हैं, कैटलिस्ट तरह काम क्यों करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, एलॉयज क्यों बनाते हैं, ट्रांस एलिमेंट्स क्यों, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, ठीक है, और वो पैरामैग्नेटिक नेचर में क्यों होते हैं। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी होता है कि बताइए जो ट्रांस एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर वही कारण आ गया कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बनते हैं। जब स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बनेंगे तो उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड। आप लिखोगे कि अगर वो पूछ लगे कि वाई ट्रांस एलिमेंट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो आप बताओगे सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट हैव large number of unpaired electrons. Therefore, strong metallic bonds are formed and large amount of energy are required to break these bonds. Hence, they have high melting point and boiling point. इसलिए उनके melting और boiling point क्या होते हैं, melting और boiling point उनके high हो जाते हैं. This is the main concept for the high melting point and boiling point. ठीक है बेटा। अब जैसे वो पूछ लेते हैं कि बताइएगा जो मरकरी होती है, सॉरी जो आपका सिल्वर है, इट कंटेन फुलफिल डी ऑर्बिटल, उसके क्या होते हैं, फुलफिल डी ऑर्बिटल होते हैं, उसके बावजूद भी वो क्या करती है, वो आपकी ट्रांस एलिमेंट मानी जाती है, क्यों, ठीक है। क्वेश्चन एनसीईआरटी इंटेक्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि वाई सिल्वर इज रिगार्डेड एज ट्रांस एलिमेंट ऑल्दो इट कंटेन कंप्लीटली डी ऑर्बिटल। सिल्वर के पास कंप्लीटली डी ऑर्बिटल फील्ड होता है, उसके बाद 4d10 होता है, 4d10 5s न्यू कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस सेल का, किसका, एजी। तो कहते हैं बताओ इसके पास डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, उसके बावजूद भी क्या है, ये आपका ट्रांस एलिमेंट है। जब ये ट्रांस हो बताते हैं कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, तो क्या होगा यहाँ पर, सिल्वर क्या करता है अपने कुछ कंपाउंड के अंदर +2 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण जब सिल्वर की +2 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी तो यहाँ पर क्या आएगा, 4d9 और 5s0, जैसा आपका कॉपर में हुआ था। तो आप लिखेंगे सिंस silver in its compounds show +2 oxygen state also, due to which it contain incomplete d orbital, hence regarded as trans element. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस एलिमेंट बोलते हैं।
एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में दिया हुआ आपके कि बताइए ऐसा क्यों होता है ई नॉट ऑफ Mn3 plus oblique Mn2 plus is more positive than E naught Cr3 plus to Cr2 plus and Fe E naught of Fe3 plus to Fe2 plus। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन से आप देखो, मैंगनीज मैं सूत्र लिख देता हूँ, क्रोमियम 24, उसके बाद आपका मैंगनीज 25, उसके बाद आयरन हमारा क्या होगा Fe26, यहाँ पर हो जाएगा 4s1 3d5, यहाँ हो जाएगा 4s2 3d5, यहाँ हो जाएगा 4s2 3d6। ठीक है, अब अगर इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो क्या होगा Cr2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या हो गया 4s0 3d4। उसके बाद अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ Mn2 प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा 4s0 3d5। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ Fe2 प्लस, तो क्या होगा 4s0 3d6। अब Cr3 प्लस क्या होगा, 3 प्लस का मतलब होता है प्लस 3 ऑक्सीजन स्टेट। तो अब आप यहाँ देखो, अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो यहाँ पर क्या है लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल में ना तो फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है। अगर मैं यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो हाफ फील्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ निकालूंगा तो ये भी क्या है लेस स्टेबल। तो अगर मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण जो आपका +3 ऑक्सीजन स्टेट होगी मैंगनीज की, दैट इज लिटिल इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा एनर्जी। क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपना कॉन्फ़िगरेशन को हाफ फील्ड या फुल फील्ड करना चाहता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ना एक फुल फील्ड ना हाफ फील्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ना एक फुल फील्ड ना हाफ फील्ड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 3d5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल तो यहाँ से आसानी से निकाल सकता हूँ, यहाँ से आसानी से निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं निकाल सकता। इसीलिए E naught of Mn3 plus oblique Mn2 plus is more positive than E naught of Cr3 plus oblique Cr2 plus and Fe3 plus to Fe2 plus। तो कुछ क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी मिलेंगी, उनके आंसर भी दिए, आप उनको पढ़ लें। ठीक बेटा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ जैसे आपका K2Cr2 7 था या आपका KMnO4 था, ये इन दोनों में से क्वेश्चन जरूर आता था हर साल, लेकिन इस साल उन्होंने आपका हटा दिया तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको डी ब्लॉक में से आएगा। तो डी ब्लॉक में यही आपके क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है हमारी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले चलते थोड़े बड़े थे, अभी जब से इन्होंने कम किया तो काफी कम कर दिया, कम हो गए हैं। देखिए अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, या क्या होंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बहुत शॉर्ट में दिया, दो तीन क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। तो कौन से होंगे, दोज एलिमेंट in which valency electron goes to f orbital of anti-penultimate shell
क्या कहलाएंगे वो? उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या अब ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। दो तरह के होते हैं। पहला कहलाते हैं लैंथेनॉइड। कहाँ से होते हैं? सीरियम 58 से Lu71 तक, यानी सीरियम 58 से लेकर के लुथेनियम 71 तक लैंथेनॉइड्स कहलाते हैं। उसके बाद एक्टिनॉइड्स क्या होंगे? AC89 सॉरी 8 थोरियम 90 से लॉरेंशियम 10। तो एक लैंथेनॉइड्स कहलाते हैं, एक एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं। ये लैंथेनॉइड क्यों है? बिकॉज सीजियम से पहले क्या आता है? लैंथेनम। तो लैंथेनम को फॉलो करके जो एलिमेंट्स होते हैं 14 एलिमेंट, वो लैंथेनॉइड्स कहलाते हैं। और एक्टिनियम को फॉलोइंग करके जो ऑनवर्ड्स एलिमेंट होते हैं वो हमारे एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं। तो एक लैंथेनॉइड, एक एक्टिनॉइड, इन्हीं को हम कलेक्टिवली एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज lengthenoid contraction and its consequence? आपको बताना है कि lengthenoid contraction क्या होता है और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही हम सीरियम से लेकर के लुथेनियम की तरफ चलते हैं तो हर बार क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, इनका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है 4f में जाता है और इनमें इलेक्ट्रॉन 5 में जाता है। तो जब हम जाएंगे तो सीरियम 58 से लेकर Lu71 की तरफ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो साथ में क्या क्या, एक एक प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो वैलेंसी सेल में नहीं जा रहा, वो एंटी पेनिट्रिमेट सेल में जा रहा है। यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जा रहा है, लास्ट वाले सेल में नहीं जा रहा। अब 4f का शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होता है। आपको बताते हैं 11th में शील्डिंग इफेक्ट, यानी द प्रोटेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन by inner orbit electron from nuclear charge is known as shielding effect. Due to shielding effect, effective nuclear charge on valence electron decrease. जब क्या होगा, हमारा शील्डिंग इफेक्ट होगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जो न्यूक्लियर का चार्ज है वो क्या होगा? कम लगेगा। क्यों? कि न्यूक्लियस क्या करते हैं? उस चार्ज को रोकते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी रिपल्सन होता है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो जैसे ही बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन ये हैं, अंदर वाले ये हैं, न्यूक्लियस यहाँ पर है आपका, तो ये क्या करेंगे? अंदर वाले चार्ज को रोक लेंगे, न्यूक्लियस के चार्ज को यहाँ तक जाने नहीं देंगे। इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट में दो कारण होते हैं। एक तो अगर सेम सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं? केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट करते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है हमारा एस, पी, डी और एफ इधर को डिक्रीज होता चला जाता है। तो एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअरेस्ट, सबसे कम होता है। जिसके कारण क्या होगा? पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण वो न्यूक्लियर के चार्ज को रोक नहीं पाएंगे और न्यूक्लियर क्या करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा, जिस कारण एटॉमिक और आयनिक साइज डिक्रीज हो जाता है। ये एटॉमिक आयनिक साइज डिक्रीज होना ही लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए आज आप इतना ही करेंगे, बाकी आपको कल बताएंगे। ओके, हो गया।